आज का जो आपका फर्स्ट लेक्चर है वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर होगा और आज जो है हम सिर्फ बेसिक टॉपिक्स को ही कवर करेंगे, जिसमें पहला है हमारा डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की, फिर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, फिर ये जो तीन हैं मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल और आपका सब्जेक्टिव, ये तीनों प्रोबेबिलिटी की ही डेफिनेशंस हैं। फिर आता है आपका काउंटिंग प्रिंसिपल। काउंटिंग प्रिंसिपल में हम पढ़ेंगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में। तो अब आपका जो सबसे पहले आता है डेफिनेशन क्या है प्रोबेबिलिटी की। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी होता क्या है, हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि आज बारिश होगी, ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये क्या कर रही हूँ, एक अनुमान लगा रही हूँ कि बारिश होगी। तो इस तरीके के एजम्पशंस को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में बात करूँ तो आपने कोई भी डिसीजन लेना है, उसमें क्या होगा, एक कैलकुलेटेड रिस्क है आपका, कैलकुलेटेड रिस्क है, ठीक है, और आपको अनसर्टेनिटी भी क्या कर सकती है, फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि आप कोई भी अनुमान लगाते हो। ये तो अगर मैं इसकी बात करूँ ना कि मैंने फॉर एग्जांपल रेन का एग्जांपल दिया कि आज बारिश हो सकती है, इस तरीके की प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्योंकि ये मेरे पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे है, पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे है ये मेरे, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो मेरे इंट्यूशंस के बेसिस पे है, ठीक है। हो सकता है ना मैंने आज का मौसम देखा, उसके बेसिस पे मैंने कहा है कि आज क्या है, बारिश हो सकती है, ठीक है। ये है हमारा डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। उसके बाद हम नेक्स्ट इसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे हम इसकी कुछ, ठीक है, जिसमें सबसे पहली आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजी आती है, वो होती है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये वर्ड आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी में कह लो या फिर आप कह सकते हो स्टैटिस्टिक्स में भी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि कोई भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैंने कॉइन को टॉस किया, ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ, रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ कि मैं कॉइन को क्या कर रही हूँ, टॉस कर रही हूँ। अब मेरे पास नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कितनी आएंगी, एक कॉइन को टॉस किया तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ मेरे पास आई 2, ठीक है, या तो हेड आ सकता है और या फिर क्या आ सकता है, टेल, ये ही दोनों केसेस आ सकते हैं। अब ये जो दोनों नंबर आए, ठीक है, 2 पॉसिबल आउटकम आए, अब ये जो 2 पॉसिबल आउटकम आए इनको हम कहेंगे सैंपल स्पेस, ठीक है, ये है आपका सैंपल स्पेस। और ये जो 2 आउटकम आए सिंगल सिंगल, इसको हम, ये हमारे क्या हुए, आउटकम्स, ठीक है, हेड और टेल हमारे क्या हुए, आउटकम्स। रैंडम एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट में आपने फॉर एग्जांपल कहा कि मैंने कॉइन को टॉस किया, आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस जो बनते हैं वो 2 बनते हैं, हेड और टेल। तो ये दोनों इकट्ठे, ठीक है, जितने भी आपके पॉसिबल आउटकम्स आएंगे उनका जो सेट होगा वो क्या होगा, आपका सैंपल स्पेस होगा। और ये जो पर्टिकुलर वैल्यूज़ आई ये आपकी क्या होगी, आउटकम होगी, ठीक है। तो इसमें हमारी 3 डेफिनेशंस जो हैं, हमारी 3 डेफिनेशंस कवर हुई हैं इसके अंदर, ठीक है। कौन कौन सी, पहली तो कवर हुई है रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, पहली जो कवर हुई है वो है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सेकंड
सैंपल स्पेस, ठीक है, और जो थर्ड कवर हुआ है वो है आपका आउटकम। तो ये 3 डेफिनेशंस आपकी जो हैं कवर हुई हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। वो कौन सी है आपकी 4th टर्मिनोलॉजी, वो है आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है, इसको हम वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये कोई एक सैंपल स्पेस है और इसमें मेरे 2 इवेंट जो हैं वो लाई कर रहे हैं। फर्स्ट इवेंट का नाम है ए, सेकंड इवेंट का नाम है बी। अब इन दोनों के बीच में ना कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, मतलब ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट हैं। ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट हैं। तो इस तरीके के इवेंट्स को हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मतलब कोई भी 2 इवेंट किसी भी किसमें सैंपल स्पेस में, किसी भी सैंपल स्पेस में क्या है, दोनों आपके इवेंट्स डिसजॉइंट हैं, ठीक है, क्या है, डिसजॉइंट हैं। तो वो आपका क्या बनेगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। या फिर आप कह सकते हो कि उन दोनों इवेंट्स के बीच का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, आपका एम्प्टी है। 5 को आप किससे डिनोट करते हो, एम्प्टी सेट से, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल नहीं, हमारी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है। हमारी जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है आपकी ट्रायल एंड इवेंट। नेक्स्ट जो है आपकी वो है आपकी ट्रायल एंड इवेंट। अब ट्रायल एंड इवेंट क्या होता है, कोई भी आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, ठीक है, उसमें कुछ वैल्यूज आई होंगी या फिर आप कह सकते हो कुछ क्या आए होंगे, आउटकम्स आए होंगे, ठीक है। वो आउटकम्स जो आए वो क्या बने, आपके ट्रायल बने, ठीक है। और उन आउटकम्स का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, उन आउटकम्स का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो आपका क्या होगा, इवेंट। जो आउटकम्स आएंगे वो तो आपके ट्रायल होंगे और जो आपके कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो आपके क्या होंगे, इवेंट। फॉर एग्जांपल, मैंने क्या किया, कॉइन को टॉस किया, ठीक है, लेकिन मैं एक बार नहीं, मैं कह रही हूँ कि मैंने सपोज कॉइन को बहुत सारी बार टॉस किया, n टाइम्स टॉस किया, ठीक है। तो n टाइम्स टॉस करने पे मैंने जब फर्स्ट टाइम टॉस किया तो मेरे पास हेड आया, तो ये मेरा क्या हुआ, फर्स्ट ट्रायल हुआ। जब मैंने सेकंड टाइम टॉस किया मेरा फिर हेड आया, ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा हुआ सेकंड ट्रायल। जब मैंने थर्ड टाइम टॉस किया तो मेरा क्या आया, टेल आया, ये मेरा क्या हुआ, थर्ड ट्रायल अप टू सो ऑन। तो मैंने फर्स्ट टाइम टॉस किया, सेकंड टाइम टॉस किया, थर्ड टाइम टॉस किया, अप टू एंड टाइम तक मैंने उसको टॉस करती गई, ठीक है। तो ये सब मेरे क्या हुए, ट्रायल्स हुए, क्योंकि मैं देख रही हूँ करके कि मेरा वैल्यू क्या आती है, मतलब मेरा आउटकम क्या आएगा, ठीक है। अब इन्हीं आउटकम्स के अगर कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, इन्हीं आउटकम्स के अगर हम कॉम्बिनेशंस बना देंगे तो वो मेरा क्या कहलाएगा, इवेंट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हमारी टर्मिनोलॉजी पे आएंगे। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या कहती है हमारी, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपकी एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है, जितने भी आपके पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे, क्या आएंगे, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके जितने भी आएंगे वो सब आपके क्या बन जाएंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। फॉर एग्जांपल, मैंने डाइस को रोल किया तो मेरे सैंपल स्पेस 6 नंबर बनेंगे, क्योंकि डाइस में टोटल फेसेस कितने होते हैं, 6। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 और आपका 6, ठीक है। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल
आउटकम्स बने, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बने, तो ये आपके क्या हुए, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, क्योंकि डाइस में 6 ही नंबर्स होते हैं और आप इसीलिए ये क्या है, एक एग्जॉस्टिव इवेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट है आपका फेवरेबल इवेंट। फेवरेबल इवेंट, अब फेवरेबल इवेंट क्या होता है? फेवरेबल इवेंट क्या होता है, कोई भी आउटकम जब आपका आ रहा है, ठीक है, एक तो हो गया सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जितने हुए। फॉर एग्जांपल मैं कॉइन का ही ले लेती हूँ कि मैंने कॉइन को टॉस किया था, ठीक है, एक कॉइन को टॉस किया तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने बने, 2 बने, हेड और टेल। ठीक है, अब मैं कहती हूँ क्या प्रोबेबिलिटी है हेड आने की। अब मैं पूछ रही हूँ ना कि क्या प्रोबेबिलिटी है हेड आने की, तो मुझे हेड की वैल्यू चाहिए, तो ये हेड क्या होगा, मेरा फेवरेबल इवेंट होगा। ठीक है, जिसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ या जिस चीज को मैं निकाल रही हूँ, या फिर मैं कह रही हूँ कि ये वाला इवेंट क्या है, हैपन हो रहा है। ठीक है, तो वो मेरा क्या होगा, फेवरेबल इवेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब क्या होता है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, इक्वली लाइकली इवेंट। ये इवेंट नाम से क्लियर हो रहा है कि हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इक्वल होगी। सेम एग्जांपल, कॉइन को टॉस किया था, 2 केसेस आए थे, हेड और टेल। इसका मतलब क्या है कि 50% चांस है कि हेड आएगा और 50% चांस है कि टेल आएगा। ऐसा जरूरी नहीं है ना कि आएगा ही, लेकिन हमने एक पॉसिबिलिटी बता दी कि इक्वली लाइकली इवेंट्स है ना, कि चांसेस तो दोनों के 50-50% है आने के। ठीक है, भले ही आ कुछ भी रहा है, भले ही बार बार आप टॉस कर रहे हो तो आपका हेड ही आ रहा है, लेकिन आपके चांसेस क्या है, 50-50% हैं दोनों के आने के, ये इसलिए वो आपका इक्वली लाइकली इवेंट। नेक्स्ट आता है आपका इंडिपेंडेंट इवेंट। अब आपका इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट का मतलब है कि एक इवेंट दूसरे इवेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब पहले इवेंट में क्या आया उसका कोई भी लेना देना नहीं है दूसरे इवेंट से। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इंडिपेंडेंट इवेंट। मतलब आपके पहले इवेंट में क्या हैपन हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके दूसरे इवेंट में क्या हैपन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कॉइन को टॉस किया था तो आपका पहला इवेंट आया हेड, फर्स्ट ट्रायल हेड आया, फिर दोबारा टॉस किया फिर हेड आया, फिर दोबारा टॉस किया टेल आया, फिर दोबारा टॉस किया फिर हेड आया, फिर दोबारा टॉस किया फिर टेल आया, फिर दोबारा टॉस किया फिर टेल आया, अप टू सो ऑन। तो आपके पहले इवेंट में अगर हेड आ रहा है उसका कोई भी लेना देना नहीं है कि आपके दूसरे इवेंट में हेड आ रहा है या फिर टेल आ रहा है। ठीक है, ये आपस में कोई भी इनका लेना देना नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपकी सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज कवर। ठीक है, अब ये तो आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज कवर हो गई हैं, तो अब हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी है उसकी 3 डेफिनेशंस हमने पढ़नी है, जिसमें से पहली जो है वो है आपकी मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। अच्छा, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कोई भी आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, इसको हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे, पहले समझ लेते हैं कि है क्या। कोई भी आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है, आपने सपोज n केसेस आए टोटल, तो ये जो आपके n केसेस हैं ये क्या क्या होने चाहिए, पहला तो ये एग्जॉस्टिव होने चाहिए। ठीक है, दूसरा ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, मतलब डिसजॉइंट होने चाहिए। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या कहता है आपका, वो क्या होने चाहिए, इक्वली लाइकली होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इक्वली लाइकली।
अब मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एन तो आपके टोटल एग्जॉस्टिव केसेस हो गए, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गए जो हैपन कर रहे हैं, और एम आपका क्या होगा? एम आपका फेवरेबल इवेंट होगा। एम आपका क्या होगा? फेवरेबल इवेंट होगा। तो आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई है वो बनेगा एम अपॉन एन, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि क्या कहता है। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम डाइस का ले लेते हैं। ठीक है, हमने डाइस को रोल किया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे? 6। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6। अब ये एग्जॉस्टिव हैं क्योंकि जितने भी पॉसिबल केसेस हैं वो सब हमने लिख लिए हैं, तो ये क्या हुए? एग्जॉस्टिव। अब एग्जॉस्टिव हुए तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नीचे क्या होता है? एन क्या होता है आपका? टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस होते हैं। तो एन की वैल्यू कितनी बन गई आपकी? 6। ठीक है, एग्जॉस्टिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्या है? डिसजॉइंट है एक दूसरे से। ठीक है, डिसजॉइंट भी है ये क्योंकि 1 2 3 4 5 6 अलग अलग नंबर्स है ना, एक दूसरे से जॉइंट नहीं है ये, है ना, क्योंकि 1 क्या है? एक इवेंट है, 2 क्या है? एक इवेंट है, 3 क्या है? एक इवेंट है, तो इनके बीच में कुछ भी कॉमन तो है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? आपके डिसजॉइंट इवेंट्स हुए। इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की भी आपकी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। और तीसरा है इक्वली लाइकली, मतलब हर एक के आने का चांस क्या है? इक्वल है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब मैंने कहा 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसका मतलब मेरा जो फेवरेबल केस है, फेवरेबल केस क्या है? 2 है। फेवरेबल केस 2 है, लेकिन 2 एक ही बार अकर करेगा ना, क्योंकि डाई को एक ही बार रोल किया आपने, तो इसका मतलब मेरे एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इस 2 आने की इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो एम है 1 अपॉन आपका एन की वैल्यू कितनी है? 6 है, तो आंसर क्या आएगा आपका? 1 अपॉन 6। ठीक है, अभी इसकी ना कुछ प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। इसकी 2-3 क्या बोलते हैं प्रॉपर्टीज हैं, और प्लस आपकी इसकी क्या है? 2 लिमिटेशंस भी हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी है जिसको आप पी से डिनोट करते हो, उसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही क्या करेगी? लाई। जहां पे 0 को आप क्या बोलते हो? इम्पॉसिबिलिटी बोलते हो। 0 को आप इम्पॉसिबिलिटी बोलते हो, और 1 को क्या बोलते हो आप? सर्टेनिटी। ठीक है, पी जो और इसके अलावा आप एक स्मॉल पी को डिनोट करते हो सक्सेस से, स्मॉल क्यू को डिनोट करते हो फेलियर से, और सक्सेस प्लस फेलियर का सम किसके इक्वल होता है? आपके 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसकी जो 2 लिमिटेशंस हैं उसमें से आपकी पहली लिमिटेशन क्या कहती है? पहली लिमिटेशन आपकी ये कहती है, पहली लिमिटेशन कहती है कि अगर आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट जो हैं उसमें अगर आपके केसेस इक्वली लाइकली या फिर इक्वली प्रोबेबल कह लो, एक ही बात है, इक्वली लाइकली कह लो या फिर इक्वली प्रोबेबल कह लो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की कहते हो ना आपके इक्वल है। ठीक है, अगर वो ना हो, मतलब ये इक्वली लाइकली ना हो, तो ये इसको फॉलो नहीं करेगा, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी को फॉलो नहीं करेगा। इसकी दूसरी लिमिटेशन क्या है? मतलब वो इक्वली लाइकली होने ही चाहिए। मतलब मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी कहता है कि जो उसने तीन प्रॉपर्टीज बोली थी, कौन कौन सी? एग्जॉस्टिव, दूसरी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, और तीसरी है आपकी इक्वली लाइकली। इन तीनों को वो करना ही चाहिए सेटिस्फाई।
ठीक है, ये इसकी क्या है, लिमिटेशंस हैं मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी की। करना ही चाहिए सेटिस्फाई, अगर ऐसा नहीं होगा तो वो क्या करेगा, आपका मैथमेटिकल को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, और सेकंड क्या है इसका, सेम एग्जॉस्टिव केसेस होने चाहिए। एग्जॉस्टिव मतलब एक नंबर है ना, पॉसिबल आउटकम्स। फॉर एग्जाम्पल अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए तो इसका मतलब वो एग्जॉस्टिव केसेस नहीं है। एग्जॉस्टिव मतलब एक पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, इन्फिनिटी होगा तो मतलब पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स है ना, इनफाइनाइट आउटकम्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन जो है आपकी वो है स्टैटिस्टिकल। अब मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल जो है वो काफी ज्यादा सिमिलर हैं एक दूसरे से। सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या आएगा, इसमें लिमिट भी लग जाती है स्टैटिस्टिकल में। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी m अपॉन n, या फिर आप इसको किसी और नाम से भी डिनोट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कर देती हूँ n a से डिनोट। ठीक है, क्योंकि उसमें m जो था वो 3 कंडीशंस को, आपके फेवरेबल केसेस पर वो 3 कंडीशंस को क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था। ठीक है, अब इसमें और उसमें फर्क क्या है, इसमें आपकी लिमिट लगी। लिमिट का मतलब है आप किसी भी चीज को n टाइम्स कर रहे हो। ठीक है, n टाइम्स किसी भी चीज को परफॉर्म कर रहे हो, इसीलिए आपने यहाँ पे लिमिट लगा दी, कि एक वैल्यू लगा दी कि इसकी लिमिट जो है वो इतनी ही रहेगी, मतलब इनफाइनाइट तक केसेस तक वो आपकी जा सकती है। ठीक है, सिर्फ इसमें और उसमें यही फर्क है कि आप ये n टाइम्स तक क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो। आप n टाइम्स तक क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, स्टैटिस्टिकल में इसकी और उसकी प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा सिमिलर हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0। सेकंड है जो आपका सैंपल स्पेस होता है उसकी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। और इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होगा उसकी वैल्यू होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका मतलब है ये क्या है, डिसजॉइंट है। ठीक है, सिर्फ डिसजॉइंट के केस में ही ना यूनियन की वैल्यू ये होती है। ठीक है, अदरवाइज हमारा यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, आपने मैथ्स में इसको पढ़ा होगा कि हमारे यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार फिर भी मैं बता देती हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन का फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम वेन डायग्राम से समझें इस चीज को, एक इवेंट ए है, एक इवेंट क्या है, बी है, मतलब ये जुड़े हुए हैं तो इनके बीच में क्या है, कुछ कॉमन पॉइंट भी होगा। ये जो कॉमन पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन अगर वो डिसजॉइंट हैं, डिसजॉइंट के केस में कैसा होगा, ए इवेंट बी इवेंट, ए इवेंट बी, ये डिसजॉइंट है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इनके बीच में कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं है। इसका मतलब इस चीज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसीलिए डिसजॉइंट के केस में यूनियन का फॉर्मूला आपका ये होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आप समझ जाइएगा जब भी आपको डिसजॉइंट दिया हो तो उस केस में आपका ये होगा, अगर डिसजॉइंट नहीं दिया हुआ है वहां पे उस केस में आपका यूनियन का फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, सेम जैसे हमारी क्या बोलते हैं मैथमेटिकल की 2 लिमिटेशंस थी, वैसे ही हमारी क्या है, इसकी भी 2 लिमिटेशंस हैं। तो देख लेते हैं हमारी क्या लिमिटेशंस हैं इसकी। पहली लिमिटेशन तो कहती है कि अगर n जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर हो जाए, ठीक है, उस केस में आपका स्टैटिस्टिकल जो प्रोबेबिलिटी है वो आइडेंटिकल एंड होमोजीनियस नहीं रहता है। ठीक है, उस केस में वो आपका जो है एक्सपेरिमेंट जो है उसकी कंडीशंस आइडेंटिकल और होमोजीनियस नहीं रहती हैं। सेकंड क्या है,
सेकेंड है इसकी लिमिट कि यूनिक वैल्यू को, जो आपकी लिमिट होती है ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो यूनिक वैल्यू को अटेन नहीं करती, ठीक है। पर हो सकता है जो आपका n है वो कर जाए, वो कर भी सकता है, नहीं भी, पर हो सकता है वो करे और हो सकता है वो ना करे, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं स्टैटिस्टिकल का। क्या कहता है कि अगर आपने कॉइन को 1000 टाइम टॉस किया, ठीक है। अब 1000 टाइम्स मतलब आप n को क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, ठीक है। आप n को रिपीट कर रहे हो, तो यहाँ पे n क्या है आपका 1000. फाइंड दैट इट कम्स अप विद हेड्स 532 टाइम्स, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे n की वैल्यू, फेवरेबल केसेस क्या है 532, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है NA अपॉन n, तो लिमिट ऑलरेडी हमें गिवन है ना 1000, तो ये बनेगा 532 अपॉन 1000, जिसका आंसर बनेगा 0.532, या फिर आप इसको अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल है, ये 0.5 के इक्वल है ना। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर आप 1000 टाइम्स भी कॉइन को टॉस कर रहे हो ना, तब भी 50% चांस है कि आपका क्या आएगा, हेड आएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, वो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, जो हमने रेन वाले एग्जाम्पल में पढ़ा था। क्या था, अगर मैं कोई भी अपना वैल्यू ये मैं कोई भी चीज़ कह रही हूँ, ठीक है, वो किस बेसिस पे कह रही हूँ, अपने पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे कह रही हूँ, ठीक है, वो मेरी क्या बन जाती है, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी बन जाती है। क्या बन जाती है वो मेरी, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। सेम एग्जाम्पल जो मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में दिया था कि मैं कहती हूँ कि आज बारिश होगी, ठीक है, तो ये क्या है, मेरी सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये मैं अपने पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे कह रही हूँ, या हो सकता है कि मैंने आज का मौसम देखा हो, उसके बेसिस पे मैं ये बात को बोल रही हूँ, तो ये मेरा क्या हुआ, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है काउंटिंग, ठीक है। वो क्या है आपका, काउंटिंग प्रिंसिपल। काउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या है, काउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब हम बात करेंगे इसमें दो चीजों की। पहला हम बात करेंगे परम्यूटेशन की, और दूसरा हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन की, बिकॉज ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। इसीलिए हम ये दोनों चीज़ों को एक बार समझ लेते हैं। वैसे आपने इसको मैथ्स में भी पढ़ा होगा, बट फिर भी हम इसको एक बार समझ लेंगे कि होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं काउंटिंग प्रिंसिपल क्या है। कोई भी प्रोसेस है, सपोज आपने किसी भी चीज़ को आर स्टेजेस तक लेके गए हो, ठीक है, आर स्टेजेस तक लेके गए हो, है ना, तो उसमें आपके कितने पॉसिबल रिजल्ट्स बनते हैं। पहले स्टेज में n1 पॉसिबल रिजल्ट्स बनेंगे, ठीक है, दूसरे केस में n2 पॉसिबल रिजल्ट्स बनेंगे, तीसरे केस में n3 पॉसिबल रिजल्ट्स बनेंगे, और अप टू rth केस में आपके कितने पॉसिबल रिजल्ट्स बनेंगे, nr, या फिर कह सकते हो nr स्टेज में आपके कितने पॉसिबल रिजल्ट्स बनेंगे, nr। तो जो आपके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिजल्ट्स बनेंगे किसी भी rth प्रोसेस में, वो बनेंगे n1 इंटू n2 इंटू n3 अप टू इंटू nr, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे अभी। अब मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ इसका, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ कि क्या कहता है मेरा क्वेश्चन। मैं कहती हूँ कि मेरे पास 3
लेटर्स हैं और मेरे पास 3 ही क्या हैं, एनवलप्स। ठीक है, तो मुझे टोटल नंबर ऑफ वेज बताने हैं जिसमें मैं इन 3 लेटर्स को इन 3 एनवलप्स में क्या कर सकती हूँ, अरेंज कर सकती हूँ। ठीक है, और एक लेटर को एक ही क्या मिले, एनवलप। ठीक है, सो उस केस में मेरे पास 3 लेटर हैं, तो जो मेरा इसका मतलब जो मेरी आर है, आर स्टेजेस जो है वो क्या है, 3। क्यों, क्योंकि मेरे पास 3 एनवलप्स हैं, तो मेरे स्टेजेस कितने हुए, 3। अब मुझे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिजल्ट्स निकालने हैं, तो 3 स्टेजेस हैं, तो मेरे पास कितने केसेस बनेंगे, 1 2 3 ही केसेस बनेंगे। पहले में मेरे पास N1 पॉसिबल, तो N1 मतलब 3 लेटर्स हैं, तो इसका मतलब टोटल पॉसिबल केसेस कितने बनेंगे, 3 बनेंगे पहले स्टेज में। दूसरे स्टेज में अब मेरे पास कितने एनवलप्स बचे हैं, दूसरे स्टेज में 2 एनवलप्स बचे हैं और 2 ही क्या बचे हैं, लेटर। तो इन 2 लेटर्स को मैं क्या कर सकती हूँ, इन 2 एनवलप्स में अरेंज कर सकती हूँ। तो मेरे पास टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनी, बची 2 बची। ठीक है, अब थर्ड स्टेज में मेरे पास एक ही एनवलप बचा है और एक ही लेटर बचा है, तो इस लेटर को मैं इस एनवलप में एक ही बारी से क्या कर सकती हूँ, अरेंज। तो एक पॉसिबिलिटी, और मेरा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिजल्ट्स आरएथ प्रोसेस के क्या होते थे, N1 इंटू N2 अप टू इंटू NR। सेम N1 मेरा 3 है इंटू N2 मेरा 2 है और NR कितना है मेरा 1, तो कितने केसेस, 6। तो मैं 6 वेज से क्या कर सकती हूँ, अरेंज कर सकती हूँ 3 लेटर्स को 3 एनवलप्स में। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, बात हो गई मेरे काउंटिंग प्रिंसिपल की। ठीक है, अब मेरे पास आती है बात परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की। अब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन क्या होता है, परमुटेशन हम किस केस में करते हैं, जो आपका परमुटेशन होता है वो हम तब करते हैं जब किसी भी चीज में ऑर्डर क्या करे, आपका मैटर करे। ठीक है, अगर आपकी ऑर्डरिंग जो है वो मैटर कर रही है, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि आपके पास 2 चेयर्स हैं, ठीक है, और आप कहते हो कि मैं चाहती हूँ कि पहले फर्स्ट चेयर जो है वो ओल्ड पर्सन को मिले और सेकंड चेयर जो है वो यंग पर्सन को मिले। तो वो क्या है, मेरा ऑर्डरिंग है ना, कि फर्स्ट प्रेफरेंस ओल्ड को दी है और सेकंड प्रेफरेंस मैंने किसको दी है, यंग मेंबर्स को दी है। तो ये क्या हुआ मेरा ऑर्डरिंग। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया, ऐसा नहीं होता, बट एक ऑर्डरिंग का एग्जाम्पल है कि ऑर्डरिंग करनी है, या फिर जैसे मुझे किसी चीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इस तरीके की चीज़ें। तो ये मेरा क्या हुआ, परमुटेशन। और जहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, ऑर्डरिंग मैटर नहीं करता है, वहाँ पे हम जो है कॉम्बिनेशन का रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपका ऑर्डरिंग मैटर नहीं करेगा वहाँ पे आप किस चीज़ का रूल अप्लाई करोगे, कॉम्बिनेशन का रूल अप्लाई करोगे। अब मैं बात करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने के परम्यूटेशन की बात करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मैं के परम्यूटेशन की बात करती हूँ तो मेरे पास n, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, n ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से मैंने क्या निकालना है, के आइटम्स पिक करनी है। तो मैं उसको कैसे अरेंज करूंगी, सेम जैसे हमने काउंटिंग प्रिंसिपल किया था वैसा ही है। अब मैं इसमें एक और चीज है कि जो आपका के आइटम्स जो है ना वो हमेशा लेस देन या फिर इक्वल टू किसके हो गए, आपके n ऑब्जेक्ट्स के। ठीक है, अब जो मेरा फर्स्ट चांस होगा उसमें तो मेरे पास n चॉइसेस हैं। ठीक है, मतलब मेरे पास n पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, मेरे सेकंड केस में पहले में n थी, तो सेकंड में मेरे पास एक माइनस होगी क्योंकि एक ऑलरेडी क्या है, फिल हो चुकी है एक आइटम, तो वो बनेगा मेरे पास n-1 पॉसिबिलिटीज। थर्ड केस में सेकंड में अगर n-1 थी तो तीसरे केस में n-2 पॉसिबिलिटीज अप टू मेरे केथ, क्योंकि मेरी के आइटम्स है तो केथ केस में क्या बनेगा, n-k-1 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो इस केस में आपका जो परमुटेशन होता है, n ऑब्जेक्ट्स में से आपने k आइटम्स अरेंज करनी है, तो उसका अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस k फैक्टोरियल।
ठीक है, जिसमें आपका n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, n इंटू इन सब की क्या मल्टीप्लीकेशन, n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू क्या बनेगा 2 इंटू 1, ठीक है। ये हो गया आपका परमुटेशन। अब मैं बात करूंगी कॉम्बिनेशन की, कि मेरा कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन क्या होता है कि जहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा तो मेरा कॉम्बिनेशन को आप या तो ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप कैसे लिख सकते हो n k, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो मेरा कॉम्बिनेशन जो है उसका फॉर्मूला बनेगा n फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल n माइनस k फैक्टोरियल। तो ये बना मेरा कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पता होने चाहिए, जिसमें सबसे पहला है ये दोनों के मिक्स हैं, परमुटेशन के भी और आपके कॉम्बिनेशन के भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई भी सर्कुलर अरेंजमेंट्स करनी है, ठीक है, सर्कल में आपने अरेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल सिटिंग है, आपने लोगों को बिठाना है, सर्कुलर टेबल है, तो कितने वेज से आप अरेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास n पर्सन्स हैं, ठीक है, तो आप उनको n-1 वेज से क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो, सॉरी n-1 फैक्टोरियल वेज से क्या कर सकते हो, आप उनको अरेंज कर सकते हो। दूसरा जो है वो क्या है कि जो आपका 0 फैक्टोरियल होता है ना, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ना कि 0, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्या है आपका, अगर आपके पास n है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। और अगर n-0 भी है तो भी उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। मतलब आपका जो k है वो भी क्या है, वो n जो है वो इक्वल्स टू n है, मतलब जो ये n और आपका k ये दोनों क्या है, इन दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल। तो उस केस में 1 बनेगी कॉम्बिनेशन की वैल्यू। और अगर आपकी k जो है, सपोज आप 0 आइटम सेलेक्ट कर रहे हो, उस केस में भी आपकी 1 बनेगी वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नहीं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्बिनेशन, या फिर कह सकते हो रिलेशन। रिलेशन आपका n किस चीज के बीच में, रिलेशनशिप n c k एंड n p k के बीच में क्या रिलेशन होता है, n p k इज इक्वल्स टू r फैक्टोरियल इंटू n c k। सो ये क्या इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप है। एक और चीज जो आपके कॉम्बिनेशंस का समेशन होता है, इसको आप NCR ऐसे भी लिख सकते हो या फिर NCR समेशन ये भी लिख सकते हो, दोनों मतलब एक है। वो किसके इक्वल होगा, 2 की पावर n माइनस 1 के। तो ये डायरेक्ट जो है आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप रिमेंबर रख सकते हो, ताकि फॉर एग्जांपल जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको लंबा मेथड ना करना पड़े, आप शॉर्टकट में भी उन चीज़ों को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन आता है, अब हम 3 क्वेश्चंस देख लेते हैं कॉम्बिनेशन और परमुटेशन की। पहला है कि आपने इन हाउ मेनी वेज कैन 5 पीपल बी अरेंज्ड इन अ रो, ठीक है। मैंने 5 पीपल को रो में अरेंज करना है, तो ये अब मेरे को अरेंजमेंट करना है, ठीक है। तो मतलब एक ऑर्डरिंग होगी, ऑर्डरिंग है तो क्या है, इस केस में परम्यूटेशन की बात हो रही है, परम्यूटेशन की बात हो रही है। तो 5 पीपल हैं, तो पहला पर्सन 5 वे से, मतलब फर्स्ट जो बनेगा वो 5 वे से कर सकते हो, इनटू फिर कितने पर्सन्स बचे, 4 वेज से, इनटू फिर कितने पर्सन्स बचे, 3 वेज से, इनटू फिर कितने पर्सन्स बचे, 2 इंटू 1। या फिर आप इसको लिख सकते हो 5 फैक्टोरियल वेज से आप इनको क्या कर सकते हो, अरेंज। तो ये कितना बनेगा आपका 120 वेज। मतलब आप किसी भी अरेंज करना है अपने रो में 5 लोगों को, तो आप 120 वेज से क्या कर सकते हो, उनको अरेंज कर सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट है इन हाउ मैनी वेज द वर्ड गणेश कैन बी अरेंज्ड। फिर से अरेंजमेंट की बात आ गई, मतलब ऑर्डरिंग की बात आ गई, तो दिस इज ऑल्सो केस ऑफ परम्यूटेशन। ठीक है, तो गणेश के वर्ड्स काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब इसको कितने वेज से अरेंज कर सकते हो आप, 6 फैक्टोरियल वेज से, मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये बनेगा आपका 720 वेज। तो आप 720 तरीकों से जो है इस वर्ड गणेश को आप क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये है। ठीक है, इन हाउ मैनी वेज, कितने वेज से 2 ब्लैक एंड 3 वाइट बॉल्स को आप सिलेक्ट करोगे, कितने में से, 10 ब्लैक एंड 7 वाइट बॉल्स में से। ठीक है, आपके पास टोटल बॉल्स लिख लो, 10 आपके पास ब्लैक हैं और 7 आपके पास वाइट हैं। इसमें से कितनी चूज करनी है, 2 ब्लैक करनी है और इसमें से आपको 3 वाइट करनी है। ठीक है, सो यहाँ पे कोई भी ना अरेंजमेंट नहीं है, कोई भी ऑर्डरिंग नहीं है, तो इस केस में हम क्या अप्लाई करेंगे, कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे। ब्लैक का बनेगा 10C2 मल्टीप्लाई बाय 7C3, तो आपके n c k का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल इंटू n माइनस k फैक्टोरियल। सेम यहाँ अप्लाई करो, ये 10 आपका n की वैल्यू क्या है, 10 है। ठीक है, और k की वैल्यू क्या है आपकी, 2 है। तो आप इसको अरेंज करेंगे तो बनेगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू, सेम ऐसे ही यहाँ पे n की वैल्यू 7 है और k की वैल्यू क्या है, 3, तो ये बनेगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, क्या बनेगा सॉल्व करके। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू, सॉरी यहाँ पे आएगा 7 माइनस 3, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 10 फैक्टोरियल को आप 8 फैक्टोरियल तक खोल दो, 7 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल तक, तो बनेगा 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल, क्योंकि फैक्टोरियल्स क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये भी क्या हो गया, कैंसल, 2 3 जा 6 और कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10, ये बनेगा आपका 45 इंटू 35। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि कितने वेज से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सियोमेटिक डेफिनेशन और फर्दर टॉपिक्स देखेंगे प्रोबेबिलिटी के। आज का लेक्चर सिर्फ बेसिक टर्मिनोलॉजीज का लेक्चर था।